नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। लगभग 3.5 घंटे की बड़ी लंबी कदम ताल के बाद कश्मीर पर जब सरकार और गुपकार आमने सामने की थी तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कश्मीर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। 3.5 घंटे के इस महामंथन में जो कुछ भी निकलकर सामने आ रहा है उससे ये उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर की कश्मीरियत का दम भरने वाले भी आज सरकार के दम के आगे दरअसल असली कश्मीरियत को समझ पाए हैं। ये कहा जा रहा है कि पूर्ण राज्य के दर्जा को लेकर तमाम दलों के नेताओं ने, तमाम दलों के प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। सरकार ने भी अपनी तरफ से हामी भरी है, लेकिन स्पष्ट कर दिया है कि परिसीमन के बाद ये परिस्थितियां बनेंगी, परिसीमन के बाद ही चुनाव की भी परिस्थिति बनेगी। कुल मिलाकर बैठक सार्थक नजर आ रही है। कुल मिलाकर कश्मीर के लोगों की, कश्मीर के आवाम की, जमहूरियत के संपूर्ण विकास की जो समेकित कहानी लिखी जाने की कोशिश की गई केंद्र सरकार की तरफ से, उस कोशिश में लग रहा है कि वो पूरी तरह से सफल होती हुई नजर आ रही है। गुपकार, जिनको पहले गुपकार गैंग कहा जा रहा था, आज जब वो सरकार के सामने बैठे तो एक गैंग नहीं थी बल्कि कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाले वो चेहरे थे जिनको धारा 370 की समाप्ति के बाद बड़ा सबक भी मिला था। देखिए चंद तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इस कदम ताल की शुरुआत हुई। कश्मीर पर 8 पार्टियों के 14 बड़े नेताओं आज सरकार के सामने अपनी बातें रखी। इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी आलोक झा जुड़ रहे हैं जो ग्राउंड जीरो पर लगातार जुड़े हुए थे। आलोक, सबसे पहले आपके पास आते हुए 3.5 घंटे की यह कदम ताल सार्थक रही, सफल रही, क्या निकला मीटिंग में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी अगर आप देखें तो 370 के बाद, 370 के हटाने के बाद 2 साल के बाद ये बड़ी बैठक जो है वो कश्मीरी नेताओं के साथ केंद्र सरकार की हुई है। निश्चित रूप से इन 2 सालों में जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है और जो उपराज्यपाल के तरफ से कार्य किए गए हैं और जो केंद्र सरकार के तरफ से कार्य किए गए हैं, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं दबाव जो है वो अलगाववादी नेताओं पर या फिर कहिए कि महबूबा मुफ्ती पर और कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला पर और ऐसे तमाम नेताओं पर बना, जिसको देखते हुए अगर आप इस मीटिंग के लिए जब मोदी सरकार ने आमंत्रित किया था तो सिर्फ महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद किसी और नेता ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। उसके बाद सभी नेता जो है इस मीटिंग में शामिल हुए। हालांकि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के उस बयान से किनारा भी कर लिया। इसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि कहीं ना कहीं जो विकास का दबाव है और जो पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में हुआ है, चाहे डीडीसी चुनाव हो या फिर जो है स्थानीय निकाय के चुनाव हो, उसको लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने इसको करवाया है। गुलाम नबी आजाद साहब क्या कुछ कह रहे हैं? कोर्ट के विचाराधीन है और सब ड्यूस है। ये बात सर, स्टेटहुड की बात करें तो स्टेटहुड पे क्या बात? बस अब खत्म। चलिए, स्टेटहुड को लेकर, पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर जो मांग उठाई गई, सरकार की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है क्या आलोक? हो गया ना, नेट खत्म हो गया यार। आलोक स्काइप पे कर लो। आलोक, मुझे लगता है शायद, चलिए आलोक से शायद हमारा संपर्क टूटा है। आइए, इस वक्त हमारे साथ विशेष अतिथियों का जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत। और पहला ही सवाल, मीटिंग 22 महीनों के बाद, धारा 370 की समाप्ति के 22 महीनों के बाद सरकार गुपकार आमने सामने, कितनी सफल रही है मीटिंग? देखिए, अगर जो नेता लोग बाहर बोले हैं आके, उसके बाद तो कोई शको शुबा रह ही नहीं जाता, क्योंकि डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, यही एजेंडा था। कैसे विकास करना है, यही एजेंडा था। इसी की बात हम लोग करते रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि स्टेटहुड तो प्रॉमिस किया ही गया था। जब समय अच्छा होगा, सिचुएशन पूरे कंट्रोल में होगा, सब कुछ परिसीमन हो जाने के बाद तो निश्चित ही स्टेटहुड में मिलेगा। तो जो चर्चाएं हुई बहुत सकारात्मक हुई और उन बिंदुओं पर हुई जिनसे जम्मू कश्मीर के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है,
वहाँ की जमहूरियत को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये बहुत शुभ संकेत है पूरे देश के लिए कि किसी ने भी वो बात नहीं की जिसके बारे में वो बाहर कर रहे थे। इससे ये संदेश मिलता है कि सब लोगों ने इसको अब मान लिया है कि पूर्ण राज्य हो जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया जाए, और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बात ये तमाम जो चेहरे, जो तमाम प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े चेहरे जुड़े, उन्हें भी समझ में आ गई। लेकिन सुरेश जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण इस मीटिंग से पहले उठ रहा था कि धारा 370 की बहाली को लेकर क्या किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट होगा, कोई बातचीत होगी? इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर महबूबा मुफ्ती ने जो स्टेटमेंट दिया था उस पर लेकर क्या कोई बातचीत होगी? इस पर कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि गुपकार में जितने भी बड़े चेहरे शामिल हुए उनको ये समझ में आ गया कि इधर वो पाकिस्तान या 370 की बात करेंगे, उधर कश्मीर में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाएगा, जैसा कि आज देखा भी गया, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मोर्चाबंदी हुई है आज? देखिए, इन्होंने भटकाने का प्रयास किया क्योंकि पुरानी आदत है, और ये किसको मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज दिया होगा, लेकिन जो भारत की राजनीतिक हकीकत है वो दूसरी है। इन्हें ये भी समझ है कि जो खड़ी है उसको आप अब पीछे नहीं ले जा सकते, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। 370 गया तो गया, इसको कोई नहीं ला सकता। ये एक हकीकत है भारत की आज के दिन, किसी की हिम्मत नहीं है जो ये कर सके। और इस दायरे के अंदर आप डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, विकास की बात कर सकते हैं, लोगों की बढ़ोतरी की बात कर सकते हैं, और कश्मीरी पंडित के वापस जाने की भी बात हुई, जो बहुत शुभ संकेत है। बहुत पॉजिटिविटी में ये मीटिंग हुई, और ये दिखाता है कि जो लोग बहुत हमारे क्रिटिक्स बोल रहे थे क्यों मीटिंग बुलाया गया, कि इसके पीछे पूरा कार्य हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद जो कार्य हुए हैं उसका ही नतीजा है कि मीटिंग बहुत सकारात्मक वातावरण में हुई, और जो लोग बाहर आए बहुत अच्छी अच्छी बातें की। अब इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और चलिए इस चर्चा को भी आगे बढ़ाते हुए कुछ और विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत कर रही हूं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरियों की आवाज हैं, आशीष दर्जी, बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीडीपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर हरबख्श सिंह जी। डॉक्टर बख्श जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अब डॉक्टर सिंह, आपके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। सरकार पूरी तरह से सैटिस्फाइड नजर आ रही है, खुश है। आप देख रहे हैं कि रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। आप लोग इस मीटिंग से पूरी तरह से सैटिस्फाइड हैं? जिस एजेंडे को लेकर आप लोग आए थे वो एजेंडा फुलफिल हो गया? देखो, अभी जो मीटिंग से बाहर आके है उनकी एक प्रेस, तो वो इस बारे रखेंगे प्रेस के सामने की जो भी बात हुई, क्योंकि हमने सबसे पहले सुबह ही कहा था कि खुले जहन और खुले दिल से बात करने की आवश्यकता है। और चीजें जो है कि पीजीडीए का जो स्पोक्स पर्सन है यूसुफ तारिगामी साहब या फारूक साहब ब्रीफिंग देंगे, जल्दी ही वो मीडिया को उस बारे में ब्रीफिंग देंगे। नहीं, जो कुछ भी अभी निकलकर सामने आ रहा है, जो भी आपने रिएक्शन सुने होंगे अपने भी चंद लीडर्स के, उनकी तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, आपको लग रहा है कि मीटिंग में जो आप चाह रहे थे आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि आप पीडीपी का पक्ष रख रहे हैं। नहीं है शुरुआत, देखो मीटिंग की जो बातचीत की एडवोकेसी हम बहुत पहले से 99 से करते आ रहे हैं, तो बातचीत शुरू हुई तो इसमें सीरीज ऑफ मीटिंग्स की आवश्यकता है। एक दिन में और एक पॉइंट पे सारी चीजें नहीं हो सकती। आज सबसे बड़ी चीज है कि जिन पार्टियों को 2 साल से आरोप लगा रहे थे ये जी सारी दुनिया खा गए, इनके पीछे जी ये देशद्रोही है, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पाकिस्तानी है, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज उन पार्टियों की रेलेवेंस को जाना। सब पार्टियों की उनको पता चला कि लोकल रीजनल पार्टीज जो है उनका स्टेक है पीस रेस्टोर करने में जम्मू कश्मीर में, या अगर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना है, कोई भी चीज शुरू करनी है, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी इंपॉर्टेंस होती है, और उनके बगैर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, और उनके लेके साथ चलना पड़ेगा। चलिए, आपने कहा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन सुदेश जी, पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान की होनी चाहिए। पाकिस्तान की स्पोक पर्सन बन जाएगी तो फिर वो तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी रही नहीं जाएगी। क्या आपको लगता है कि चेंजेस आ गए हैं आफ्टर 22 मंथ्स? ये चेंजेस नजर आ रहे हैं क्या सुदेश जी?
जी, आई एम सॉरी सुदेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए जी। लावनी जी, जी लोगों को पता है कि अब पाकिस्तान की बात करना बेमानी है, क्योंकि जो लोग बात करना चाहते हैं उनको बताने के लिए आर्गुमेंट से मैं बताना चाहूंगा कि 1994 के पार्लियामेंट के उस रिजोल्यूशन को पढ़ ले, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से अब बात होगी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को खाली करो। वही एक एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है, और दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमको फोर्स कर दे उस एजेंडा से हम बाहर आए। आज नहीं तो कल ये होना ही है, और पाकिस्तान का कोई स्थान नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। टेररिज्म को कैसे रोकना है ये हमारी सेना को पता है, और टेररिज्म के इंसिडेंट्स भी कम हुए हैं, और जो स्टोन पेल्टर्स जो पत्थरबाजी करते थे उसके इंसिडेंट्स भी कम हुए हैं, और लोगों में एस्पिरेशन है कि कैसे मुख्य धारा से जुड़े। जी के सिन्हा साहब, क्योंकि सेना की बात आई और इसलिए मैं आप सीधे आपके पास आऊंगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, बार बार ये रिएक्शन भी आ रहे थे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी ये पूछा जा रहा था कि जिनकी वजह से कश्मीर की कश्मीरियत खतरे में थी, जिनको अगर नजरबंद किया गया था, आज उनको बाहर बुलाकर बात की जा रही है। जिन्होंने प्रतिनिधित्व तो कश्मीर का किया लेकिन कश्मीरियत को नहीं लेकर आए, जो सेना पर जिनके कहने पर पत्थर बरसाए जाते थे, आज उन्हीं से बातचीत हो रही है। क्या बातचीत ठीक है, खुले मन से हुई है, दोनों तरफ से स्वीकार किया गया, लेकिन इस बातचीत के बाद जो परिवर्तन आया है, क्या उसमें फिर से क्या कोई कौमा तो नहीं लग जाएगा? कहा कि बातचीत हो रही है। देखिए, बातचीत नहीं है, ये प्रक्रियाएं हैं, और इन प्रक्रियाओं में जो परिस्थितियां बदली हैं, लोग बदले हैं। चाहे वो कहेंगे कि वो जो लोग आपसे निकलना चाहते थे, जो पाकिस्तान की बात करते थे, चाइना की बात करते, फारूक अब्दुल्ला साहब तो अभी कर रहे थे कि हम चाइना से मदद ले लेंगे। बात उसकी नहीं है। बात आप ये देखिए कि ये लोग, इनके सुर ताल, जब गुपकार गैंग बना तो इनके सुर ताल वही थे, मगर वो आज बदले क्यों चुन गए? केवल एक आवाज आई जब आपने पूछा फारूक अब्दुल्ला साहब से कि वो कहती हैं कि वहां से जब आप बात कर सकते हैं तालिबान से, तो आप पाकिस्तान से भी बात करें। तो वो कहते हैं कि नहीं, उनका अपना विचार है, और उन्होंने किया। देखिए, ये चीजें पूरी बदल गई हैं, परिस्थितियां इनको ये पता है कि इनका वजूद ही नहीं रहेगा, ये ताल सुल तय सब बदलेंगे, और ये बदल रहे हैं। और आपको जमीनी हकीकत ये है कि आज हम 4 स्टेप आगे बढ़ गए। आज जब बात करते हैं आप एक भारत और नया कश्मीर में, एक भारत का मतलब यह है कि टोटल इंटीग्रेशन। और अब जब सरकार यह कहती है कि हम 370 या 35A पे बात नहीं करेंगे, हमारे को कोई पाकिस्तान की बात नहीं करनी है, यदि आपने बात करनी है तो प्लीज आप आए। तो ऐसा नहीं, ये लोग, हम ये मानते हैं कि ये लोग 130 करोड़ के में शामिल हैं। ये सब लोग जनता के प्रतिनिधित्व है। कभी सरकार ने ये नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आपने, मगर जब ये बातें करते हैं पाकिस्तान की, जब ये बातें करते हैं चाइना की, तब ये बातें उठती हैं कि आप उनकी जो दखल अंदाजी करते हैं उसको लाते हैं, तो आपसे इन चीजों के ऊपर बात नहीं होती। देखिए क्या हुआ, महबूबा मुफ्ती भागे आई। वो तो कहती थी कि खून की नदियां बह जाएंगी, एक आदमी नहीं होगा आपके झंडे को उठाने के लिए। आज क्यों बदल गया? पीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर बख्श, इस बात का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन उसी तिरंगे की शान के नीचे आज बड़ी मीटिंग हुई और महबूबा मुफ्ती को भागे आना पड़ा। वजूद तिरंगे से है, ये उनको स्वीकारना पड़ा। मेरी बात सुनिए, हमारे जो पार्टी के कायद थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। जनरल सिन्हा साहब को ये पता होनी चाहिए, ये पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बनाई थी, जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और महबूबा जी ने पार्लियामेंट को भी रिप्रेजेंट किया है। तो इसलिए जो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, हम डेमोक्रेसी पूरी जानते हैं, हमें डेमोक्रेटिक सेटअप की पूरी पता है, हमें पूरा इसका एहसास है। जो बात हुई कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पीस रेस्टोर करने के लिए बात करनी चाहिए, और महबूबा जी ने ये भी कहा जो हमने लिया था अपने मुल्क से मिला था, जो लेंगे। अगर पीस, इस समय पीस की बात करनी होगी या डेमोक्रेसी की बात में कश्मीर की हम बात क्यों करेंगे? हम तो फिर पीओके की बात करेंगे ना। जरा के सिन्हा साहब और डॉक्टर सिंह को आमने सामने ले आइए।
कैसे आएगा पीओके? जरूर बात होगी। आज बॉर्डर पे सीज फायर हो सकता है, तब तो जनरल सिन्हा बार कहते हैं नहीं कि हुआ। वो हमारे होम जब मिनिस्टर साहब थे, मिलने गया वो होम ऐसे से, मिनिस्टर तब उस तो समय जनरल थे साहब को नहीं जब पूछा गया। आर्टिकल 370 और 35 जी जब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता था, क्योंकि जमीनी हकीकत क्या थी, आप ये मानते थे कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, आप चीजों को लेकर चलते थे कि आपकी वकालत पाकिस्तान करेंगे, आतंकवादियों के साथ पीडीपी लोंजली होती थी। आज भी आपके ओवरऑल वर्कर के लिए जब आपकी नेता महबूबा ये कहती हैं, सुने अरवल साहब, ये बड़े कड़वे सख्त हैं, ये सख्तों को सुनने की हिम्मत रखिए। पार्टियों ने यहाँ से किया है, वजूद खत्म हो गई, इसलिए आप आखिर के बात करते हैं। आपने बहुत डिबेट मेरे साथ भी किया है, आज सुर ताल लय सब बदला क्यों है कि आपकी वजूद खत्म हो जाएगी, और ये हम नहीं, कश्मीर की जनता ने आपको दिखाया है। आप तो कहते थे कि वहां पर हम बीडीसी के लॉ इलेक्शन में नहीं आएंगे। आपने भी, आप लोगों ने भी तो कहा था कि महबूबा मुफ्ती और पीडीपी जो है ये पाकिस्तानी जमात है, इसके साथ बात नहीं करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए से बड़े नहीं है, जो आज का प्रेजेंट गवर्नमेंट है, किसी के साथ मिल करके इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर चलाई थी, इनका एक सोल्यूशन गवर्नमेंट था। तो ये आप पॉलिटिक्स के लिए आप रेटरिक में जाते हैं, अहमद साहब आप बुलाना पड़ा को उठाना चाहते हैं, तो नहीं है, जेलों से रिहा नहीं किया जाएगा। बात हो रही है परसिमन की, कहाँ पे निकली प्रॉपर्टियां, परसिमन की बात होगी, बताइए। आज जब बात होगी तो चुनाव की बात होगी, अपने जब बात होगी ठीक है डॉक्टर हरबख्श जी और के सिन्हा साहब, सुरक्षाओं की बात लगा रहे हैं। डॉक्टर सिंह और के सिन्हा जी, देखिए इन सब बातों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये भी है कि जिनका घर उनसे छूट गया उनको अपने घर लौटने के लिए भी परिस्थिति बनाने की जरूरत थी। आशीष धर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी पंडित है। आशीष, जल्दी से बताइए, आपको लगता है कि आज जो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो था, जो भरोसा खत्म हुआ था, उसे भरोसा को कायम करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन मैं आती हूँ आपके सामने, लेकिन इस वक्त जितेंद्र सिंह जी क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से जरा सुन लेते हैं। खुले मन से अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में दो बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके हर समुदाय तक विकास पहुँचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी रखा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज से लेकर दूसरे स्थानीय निकायों से जुड़े सभी चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास पहुंचे हैं। इससे गांव में विकास की रफ्तार को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। फ्रेंड्स, डीलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के बैठक में विस्तार से बातचीत हुई। बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहमति जताई है। आज की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को शांति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए ऐसे ही सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर साथ चलना होगा। उन्होंने कहा, आज जम्मू कश्मीर हिंसा के कुचक से बाहर निकलकर स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता में एक नई आशा जगी है, नया आत्मविश्वास आया है। पीएम ये भी बोले कि हमें इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए
इस भरोसे को और मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी, साथ मिलकर काम करना होगा। आज की ये बैठक जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूती देने और जम्मू कश्मीर के विकास और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आज की इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी को आप सुन रहे थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बहुत सार्थक मीटिंग हुई है। मीटिंग में सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर इस पर एक वृहद चर्चा हुई। चर्चा में किस तरह से अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं, योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, कश्मीर की कश्मीरियत को वापस उसी बुलंदी पर पहुंचाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा हुई। लेकिन इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का भी है। आशीष धर जी, आपके पास सीधे अब आ रही हूं। लग रहा है आपको कि आज जो मुद्दा, जिन मुद्दों पर बात हुई है, जिनके साथ बात हुई है, उस साथ में कश्मीरी पंडितों के लिए अब वो माहौल बनेगा? आपको आपका घर मिलेगा, वो माहौल मिलेगा जिसे आप बचपन से, जिस सुकून को आप ढूंढ रहे हैं, वो मिलेगा अब आपको? आशीष धर जी का जो अभी, हेलो जी जी आशीष जी, हाँ जी, जो जितेंद्र सिंह जी का बयान आपने प्ले किया था उसको सुन के तो वही घिसे पिटे बयानबाजी जो चल रही है हमेशा से कश्मीर को लेके, वैसा ही घिसे पिटा बयान था। लोकतंत्र, विकास, मजबूती और ये सब करना, मुझे ऐसी कोई कौन से कि हम भेजने का कोई सार्थक और कोई मजबूत कदम उठाया जा रहा है और कुछ सोचा भी गया है उसके बारे में, ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं दिया। और यही कारण है कि ये जो जब बयानबाजी चल पॉलिटिक्स में और जो राजनीतिक, आशीष जी, आई एम सॉरी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर हम तक नहीं आ रही। लेकिन इतना जरूर है, सुदेश जी आपके पास आ रही हूँ, इतना तो जरूर तय है कि हर कश्मीरी पंडित अभी उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। उसको जो चाहिए था, जो उम्मीदें थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि जो बात आशीष जी कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए बीते 72 घंटों से कई ऐसे स्टेटमेंट आए हैं कश्मीरी पंडितों की तरफ से कि हमारा क्या, हमारे लिए कौन, कैसे होगा, ये क्या, कौन, कैसे, इसका जवाब तो आपको देना होगा ना। देखिए लावनी जी, उनके जो फियर्स हैं वो सही हैं, लेकिन कोई ऐसा स्विच नहीं है एक बार ऑन कर दीजिए आप, सब कुछ नॉर्मल हो जाए और आप चलिए, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इतना जरूर है, सरकार कटिबद्ध है कि कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिलना चाहिए, वो वापस जा सकें, और जिन्होंने डिस्ट्रेस सेल किया था प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी स्टेट उनको वापस दे, जान माल की जो हानि हुई है उसके बारे में सोचे, और जो भी ये सिक्योरिटी की ज़रूरत हो वो सिक्योरिटी दे। ऐसा ना हो कि जिस तरह से कोई कश्मीरी पंडित जाए उसको फिर कोई टेररिस्ट मार दे या लोकल कोई वहाँ का मार दे, दिखाने के लिए कि टेररिज्म ज़्यादा है। इसीलिए ये सोचना होगा कि कब जाएं, कैसे जाएं, इस पर सरकार को सोचना होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। उनके फियर्स, उनके कंसर्न्स के बारे में सरकार को पता है, और इनके प्रति जो हमारा वायदा है कि प्रत्येक कश्मीरी पंडित वहां जाएंगे वो बरकरार है। और चुनाव भी एक तरीका है कि वहां शांति हो। आप देखेंगे जब डिलिमिटेशंस होगा, परिसीमन जब होगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे और सबको राजनीति करने का एक मौका मिलेगा, सुनहरा मौका मिलेगा। अपने हक को खुद से साकार कर पाएंगे वहां पर। और सरकार उस हक को साकार करने के लिए एक आकार देने की कोशिश की गई इस मीटिंग में। लेकिन इस मीटिंग को लेकर जो बड़ी उम्मीदें थी, क्या हम उस बड़ी उम्मीद पर पहुंच पाए हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस पर, उनका क्या रिएक्शन है? चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी राय भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं पहले, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो सीधे चलेंगे कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन जी के पास। तो
3 घंटे के एक बड़े कदमताल के बाद कश्मीर के पूर्ण विकास को लेकर जो भी परिस्थितियां बनती है उस पर सरकार और गुपकार दोनों की तरफ से सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या अब भी इसमें कुछ पेंच फंसेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि मीटिंग्स का दौर चलेगा। ये अभी शुरुआत है, यह आगाज है, अंजाम किस तरफ बढ़ेगा इस पर अब मंथन शुरू होगा। इन सबके बीच हमारे साथ तमाम मेहमान, तमाम अतिथि जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कुछ कहा, क्योंकि वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। उन्होंने क्या कुछ रिएक्शन दिया है, जरा सुन लेते हैं। कश्मीर के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो नई दिल्ली में बैठक बुलाई थी, उसमें जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे, जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर गुस्से में है, नाराज है, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात, जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज़ कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए ताकि उनकी जो सख्ती है वो दूर हो जाए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो महबूबा मुफ्ती स्टिल ऑन द सेम ट्रैक। जो बात वो पहले कह रही थी, हालांकि कश्मीर में जो उन्होंने बात कही, रास्ते में फ्लाइट में उन्होंने कहा कि खुले मन से जा रहे हैं, चर्चा हो चुकी है और ये कहा जा रहा है अभी चर्चा के बाद जो दूसरे रिएक्शंस आए उसमें कहा गया कि खुले मन से बड़ी बड़ी विकास को लेकर बातें हुई। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया, एक बार फिर से जब पैनल के पास चलते हैं और चंद्रमोहन जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं डॉक्टर हरबख्श के पास जाना चाहूंगी। क्यों लगता है डॉक्टर बख्श साहब आपको कि बहुत नुकसान हुआ? कहाँ हुआ नुकसान? अब तो रोजगार भी है, केंद्रीय योजनाएं भी हैं, लोगों को तमाम वो योजनाएं पहुंच रही हैं, युवा सेना में भर्ती हो रहे हैं, आतंकी घटनाएं कम हो रही हैं, आतंकी मारे जा रहे हैं। नुकसान कहां जनता का हुआ? मुझे तो लगता है कि नुकसान सिर्फ हुआ है तो महबूबा फैमिली का और फारूक फैमिली का हुआ है। तो अब्दुल्ला फैमिली तो बात समझ चुकी, महबूबा मुफ्ती कब समझेंगे ये बात? तो आप कब समझोगे? आप लोग जो पैनल पे बैठ के बातें करते हो, डाटा गिनते हो, मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ त्राल से, मैं डीडीसी मेंबर हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ा है, 6 महीने हुए, ओथली हुए, अभी तक हमने एक प्रोजेक्ट और एक काम और एक कहीं पे कोई शुरू नहीं किया। 6 महीने बाद कल बजट आया, 5 महीने का टोटल काम यहाँ पे टाइम पीरियड है, उसमें काम होता है। गिनने से, चैनल पे बैठ के और बजट पास करने से कुछ नहीं होता। यहाँ ग्राउंड रियलिटी जो है उसको समझिए। यहाँ जो ये कहा गया 2 साल में यहाँ पे सर ग्राउंड रियलिटी आशीष सर समझा देंगे अभी। आशीष सर ग्राउंड रियलिटी समझा दीजिए। सरकार से आपका क्वेश्चन आपका था, लेकिन ऐसे लोगों से भी तो करिए, उन्होंने क्या तैयार किया आपके लिए? यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आप जानते हो, मैं जानता हूँ। आपके कहने से क्या होगा? आप टीवी पे डाटा गिनोगे। मेरे त्राल में आइए, जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा है, जहाँ मैंने इलेक्शन जीता है। आप टीवी पे बैठ के उपलब्धियां गिनोगे, उनसे कुछ नहीं होगा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो पंचायत राज सिस्टम की जो है वो इतनी बात की जा रही थी, इतनी कड़वी है इनके लिए कि ये कभी उसको समझ ही नहीं पाएंगे और ये कभी उसको मानने को तैयार नहीं होंगे। और ये जो राजनीतिक दलों के बीच ये चूहे बिल्ली की ये झगड़ा चलता रहता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बात ऐसी है कि हमें तो अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना घर वापस चाहिए, और ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पूरी बहस में, इस पूरी चर्चा में। ठीक है, आपको घर वापस चाहिए, लेकिन जो धारा 370 की समाप्ति हुई वो इसीलिए हुई ना कि कम से कम उस घर के लिए एक माहौल बन सके। चंद्रमोहन जी का रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आई एम सॉरी चंद्रमोहन जी, आपके साथ थोड़ा कम समय दे पा रही हूं मैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिग्विजय सिंह ने अभी कुछ दिन पहले एक विवादित बयान दिया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 370 हम बहाल कर देंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि महबूबा मुफ्ती अगर पाक की स्पोक पर्सन बन रही है तो फिर आप में और महबूबा मुफ्ती में क्या फर्क रह गया? चंद्रमोहन जी। लवनी जी, किसने कहा, ये प्रश्न चिन्ह नहीं रहता। प्रश्न आज ये है कि जब आज मीटिंग बुलाई गई और वो सर्वदलीय अच्छी ये आवाज जी बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, एकदम स्पष्ट आ रही है। और प्रश्न ये होता है कि आज अगर मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग के अंदर सबको खुले मन के साथ सबने उस चीज का स्वागत करा है, तो एक अच्छी नीति और नीति के साथ राष्ट्रनीति बनाते हुए हमें कदम उठाना चाहिए। अब पिछले प्रश्नों के अध्याय को अगर हम खोलेंगे तो बहुत सारे अध्याय खुलते हैं, तो मतलब लेकिन आज मैं इस चीज पर सरकार के सामने कदम बनाता हूँ कि अगर आज ये कदम बुलाया गया, सबको सर्वदलीय मीटिंग में बुलाया गया, तो एक अच्छी मीटिंग डिसाइड हुई जिसके अंदर अच्छे कदमों का सराहना किया गया। और ऐसे ही हर डिसीजन पे करना चाहिए ताकि एक डिसीजन थोपा ना जाए कि अगर 370 का मीटिंग बुलाई जाए तो उसका डिसीजन दिया जाए। अलापती रहेगी तो आप मतलब उनका साथ नहीं देंगे? अब धारा 370 की बहाली से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है ना, ये मान लूं ना मैं? बिल्कुल, आज 370 जो है वो एक इतिहास हो गया है। आज उससे आगे चलने का समय आ गया है। तो आपको खुश होना चाहिए और सुबह की जनता की आवाज जी ने इतिहास हो जाना चाहिए। आज कश्मीर का विकास चाहिए, कश्मीर के विकास के लिए कश्मीरी पंडितों की वापसी चाहिए, रोजगार चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। जो हमारी 5 मांगे हमारे जो सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद जी ने रखी है, वो एक जायज मांगे रखी है जो आज उस कश्मीर की जनता की मांग है। और अगर ये नीति और नीति हमारे प्रधानमंत्री ने इस तरह की मीटिंग को लेकर करी है तो स्पष्टता से उससे काम होना चाहिए। उसके लिए सबको बुला के बैठक और देना चाहिए। और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है हार्डलाइनर्स की, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पाकिस्तान में बैठे हुए और कुछ तथाकथित हैं जो इनके सलाहकार हैं, जो इंटरनेशनल एक माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ये राज्य ने तो कह दिया कि वो इतिहास हो गया, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चुनाव में भाग लेते हैं तो वो खुद ब खुद डाइल्यूट हो जाता है। आप डेमोक्रेसी का एक पार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और लोगों ने इनको दिखा दिया है
ये 370 महबूबा और ये आपके किसी अब्दुल्ला के परिवार के लिए नहीं था, है तो मैं दे सकता हूं, लेकिन आज मजा लिया है। हम लोग पैसा देते थे, ये पैसे देते थे और जवाब भी नहीं बनती थी। तो आपका परिप्रेक्ष्य ऐसा बताया आपको 12,000 करोड़ रुपया पंचायतों को डायरेक्ट दिया गया है। लोगों का एम्पावरमेंट हो रहा है, लोग देख रहे हैं, विकास हो रहा है, जनता को रोजगार देना, सूबे को पूर्ण राज्य का चलिए विकास हो रहा है, ठीक है। चंद्रमोहन जी शायद सुन रहे हैं, लेकिन सुनकर भी हम सुना कर रहे हैं। लास्ट कमेंट के सिन्हा जी के आपके साथ खत्म करती हूँ। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वर्क, एक माहौल, सब कुछ की बात, हर कुछ हो रहा है, सब तरीके की परिस्थितियां बन रही है, लेकिन आशीष धर के चेहरे पर खुशी तभी आएगी जब उनको उनका घर मिलेगा। के सिन्हा साहब, लास्ट कमेंट प्लीज। लावनी जी, जो सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है वो देखिए, अभी आपने सुना जितेंद्र प्रसाद जी को, वो कह रहे थे डिलिमिटेशन में पूरी की पूरी सहमति जताई गई है। आपको मैं बताऊं, डिलिमिटेशन जो परिसीमन की बात थी, ये जब फारूक अब्दुल्ला साहब थे 95-96 में, इन्होंने कर दिया था डेफर 2026 तक कि नहीं हो सकता, और आज सहमति बनी है। और मैं हरबख्श साहब बैठे, इनको भी मैं बधाई देता हूं। ये तो कहते थे कि हम नहीं लड़ेंगे, और ये कहते हैं डीडीसी का चुनाव जीता कराल से। तो ये सारी परिस्थितियां बदली हैं जब आपका धारा 370 हटा है। परिस्थितियां बदली हैं, तो परिवेश भी बदलेगा, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आएगी। जिनका घर पीछे छूटा है उनको वो घर आशियाना भी मिलेगा। इसे उम्मीद के साथ आज एक बड़ी चर्चा शुरू हुई है, और जब कहते हैं कि आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा ही होता है। कुछ रोड़े, कुछ मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है सरकार और गुपकार दोनों ही उन मुश्किलों पर पार जरूर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया, अपनी अपनी राय रखी। आज की इस डिबेट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।